बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुतहदा अपोजिशन मुतहदा ही होगी हम थे ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजने के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है या क्या प्लानिंग की जा रही है, थोड़ी ये गल्लां सानू मिलियां, थोड़ा शेयर कर रहे हो। और क्या खान साहब जो हैं इनके खिलाफ एतमादी सिमा आएगी, कब आएगी, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का गला घूंटने के लिए उन्होंने जनाब वो जो कानून है, पैका जिसको कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, उसमें तरमीम कर रहे हैं जनाब। और कितने और कानून बनाने हैं। दर्जनों कानून इस मौजू पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो उनको तसल्ली नहीं हो रही। उनका नहीं इन्होंने 5 साल कम अज़ कम अंदर रखना है जेड़े साढ़े खिलाफ कोई गल करते हैं। वो अब बातें तो वही हैं जो हकीकत हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी कोशिश यही होती है, मुझ समेत, कि जो सच्ची बात है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। उसमें अगर किसी की कोई निकलता है तज़हीक का पहलू, तो उसमें मीडिया तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते नहीं जी, नहीं बोलन देना थानू, जान दो। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर या 1-2 मिनट की बात मैं करूँगा। ये जो सेहत कार्ड वाला मामला है, ये आपको याद होगा कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो एक शख्स जो है वो बता रहा है जनाब मेरे बच्चे को हर्निया का मरज़ था, दाखिल नहीं किया, तंग किया वगैरह, हम इस तरह के बात। फिर वो क्योंकि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले जो हैं इसके पीछे वो हैं, ये सारा सेहत कार्ड के साथ उनके जॉइंट वेंचर हैं, तो हुकूमत उनको पैसे देती है और वो उसके इवज़ जो है वो इलाज के लिए वो उनको देती है हॉस्पिटल्स को 300 से 400 अरब, यानी 3-4 खरब हुकूमत जो है, सरकार जो है, वो हमारे टैक्सों से इनको देती है। अच्छा, इसमें एक स्कैंडल, बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ भी रहा है, मज़ीद भी आएगा। हमारे दोस्त हैं आसिफ चौधरी साहब, डान के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जनाब सरकारी अस्पतालों में तो इसकी कोई लिफ्टिंग नहीं करवाई जाती। एक सरकारी हॉस्पिटल तो इससे दूर है। वो कहते हैं कि 525 पंजाब में प्राइवेट क्लिनिक हैं, 80% जो हैं वो सेहत कार्ड की सहूलत पर वहाँ वो मुयस्सर है, सेहत कार्ड यानी वो उसके तहत काम करते हैं। अब लिस्ट जो दी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज इन हॉस्पिटल्स में होना है। वो मुझे एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के एक साहब जो हैं वो मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो छोटे छोटे अस्पताल भी हैं, 10-10, 8-8, 12-12 बिस्तर के, वो भी हमें कह रहे हैं यार सानू भी भिजवा दो। अच्छा, अब वारदात ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये आसिफ चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब वो प्राइवेट अस्पताल, मसलन वहाँ गायनी वाला जो मरीज़ है वो उसको वो लिफ्ट नहीं करवाते। बड़े हॉस्पिटल वाले उनको नहीं जी तुम उत्थे चल जाओ फलाने नुक्कर च ना कोट खाजा शहीद एक छोटा जिहा अस्पताल है प्राइवेट, उत्थे जो इलाज हो जाएगा थोड़ा। डॉक्टर्स अस्पताल तुम कितने मुँह चुक के आ गए। वजह उसकी वो ये कह रहे हैं कि गायनी का जो सादा होता है नॉर्मल डिलीवरी, उसके वो कहते हैं कि डॉक्टर को सिर्फ ना 20,000 रुपये मिलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले के। और डॉक्टर भी फिर दिलचस्पी नहीं लेते, दफ़ा मारो ना भी जाते, फिर वो ऑपरेशन के ज़रिए सजीरियन जिसको कहते हैं वो, लेकिन वो कहते नहीं छो यार बस ठीक है, वो पुराने दूर वाले भेजो, उत्थे तो मरीज़ ही कोई नहीं जाता, तो उत्थे कर लेंगे। और दूसरा वो ये करते हैं कि जो कार्डिक के मरीज़ हैं, दिल का, उसको वो बड़े खुशी दे नाल हथों हाथ लेंदे ने, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उसमें डॉक्टर को 80,000 रुपये से शुरू होता है फीस डॉक्टर की, फिर कमरा, फिर पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं वो सारा कुछ। और वो कहते हैं जो स्टेंट्स हैं वो मरीज़ों के साथ शेयर नहीं की जाती उनकी इन्फॉर्मेशन। वो जो 18,000 वाला है ना चाइना वाला, वो 3 लाख वाला कह कर ठोक देंगे ने, पाओ जी 1.5 लाख मेरे ख्याल है, मैं 3 लाख मेरे मुँह से निकल गया। 18,000 से 1.5 लाख तक का वो जो महंगा तरीन शो करके आम सा। और फिर जो डिस्पोजेबल सामान होता है ऑपरेशन के लिए वो भी बचा लेते हैं। इस हद तक जुल्म हो रहा है कि वो दूसरा जो आम होता है कि बाद में टांके कटते फिरते ने, वो वाला नहीं होता, वो वाला वो कहते हैं जिन्हें आप इलाज हो रहा है। और ऑपरेशन की तफसीलात मरीज़ को फराहम नहीं की जाती, ये भी उन्होंने बताया है।
अगर मरीज़ को पता ही नहीं, ठीक है ना, कि मेरे इलाज में क्या क्या हुआ है, क्या मुझे टीके लगे हैं, क्या मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो कौन सा स्टेंट डाला गया है, नहीं बताएंगे। और डॉक्टर का नाम भी नहीं बताते। वो बेचारे ज़ाहिर है जो कार्ड लेके जाते हैं सेहत कार्ड, या तो वो तगड़ा आदमी हो ना कोई, तो सेहत कार्ड का भी फ़ायदा उठा रहा हो, फिर तो खैर है, लेकिन वो बिल जो है डॉक्टर का जिक्र ही नहीं होता उसमें, वो जाता है अस्पताल के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर। और एक और जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि सीनियर डॉक्टर्स घर बैठे होते हैं। शो ये किया जा रहा होता है कि जनाब सीनियर डॉक्टर के ज़ेरे इलाज है, क्योंकि पैसे ज़्यादा लग देने होते, लेकिन जूनियर डॉक्टरों की टीमां बनाई हैं उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों ने, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और बड़े संजीदा और संगीन नौयत के जो ऑपरेशन हैं वो जूनियर जो हैं उनसे करवाए जाने, उनकी ट्रेनिंग एक तरह से हो रही है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। और फिर चांदी है मालकान की, और जो बड़े डॉक्टर हैं जो अस्पतालों से मुंसलिक हैं उनकी, और मरीज़ को वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल के दरमियान ही सारा कुछ वो होता रहता है। वो जो भी मामलात हैं वो बस उनको पता होता है, ना उनको पता था, वो इनके टीमें बैठी होती हैं लाइफ इंश्योरेंस वालों की, वो डॉक्टरों के साथ, अस्पताल वालों के साथ, ज़ाहिर है जहाँ बैठना है, चाय भी मिलनी है उनको, और वो खाना खाना ही मिलना है। तो फिर उन्होंने कहा ना, वो कहने जो मर्जी की यार, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें मैंने पहले भी जिक्र किया था। 10 लाख अगर मिलते हैं एक फैमिली को, वो तो भाई एक आदमी गुर्दे का या अल्लाह रहम करे हार्ट का चला गया तो कार्ड का बैलेंस तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि उन्होंने तो लाख 1.5 लाख 2 लाख वाला इलाज जो वो 10 लाख जी ख़त्म करना, 90 लाख 9 लाख तो गया नहीं ना किधरे। वैसे अगर हार्ट का कोई हो कहीं इलाज तो वो 3-3.5 लाख 4 लाख राउंड अबाउट अच्छे हॉस्पिटल में प्राइवेट में हो जाता है। लेकिन यहाँ वो लंबा ही काम कर देते हैं, 2 दिन मरीज़ ने दाखिल रहना होता है, वो पहले तैयारी के लिए हफ्ता जनाब तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन की, हफ्ता रखो, और उनका जो हज़ारों डेली किराया है वो भी उसी में जाना है। ये सर मामला हो रहा है इसमें सारा। अब दूसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मजरिया 2016, जिसको साइबर क्राइम एक्ट आप उर्फ़ आम में कह लेते हैं, ये 2016 में इन्होंने बनाया था नवाज शरीफ हुकूमत ने। उस वक्त भी रौला पड़ा था, उस वक्त कहा जा रहा है कि कर रहे हो तुम जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब जनाब इन्होंने 2 आर्डिनेंस काबीना से समरी के ज़रिए मंजूर करवाए हैं, सदर साहब आर्डिनेंस जारी कर देंगे। बदनीति इसकी मैं बता देता हूँ इसके पीछे क्या है और खौफ क्या है। वो कहते हैं कि जनाब अदारों के ख़िलाफ़, अदलिया या फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिसके ऊपर भी ये पीका का कानून लगता है, तो वो जनाब अगर कोई करता है, उनकी तज़हीक या मुहिम चलाता है, या किसी शख्स के ख़िलाफ़ और नफ़रत अंगेज़ कोई मुहिम चलती है, तो भाई जी ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगा जुर्म। अब पुलिस आके पकड़ेगी, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म यानी पर्चा दर्ज हो सकता है, FIR दर्ज होगी और पुलिस हम आके फड़ लेगी। 5 साल इसकी सज़ा रखी है उन्होंने, और 6 माह के अंदर बकौल हमारे वाचौरी साहब 6 माह के अंदर अदालत पाबंद होगी कि इसका जो पकड़ा जाए बंदा उसको जनाब उसका फ़ैसला कर दे। पहली बात नहीं थी तो ये है कि 18 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास यानी कल जुमे के रोज़ सदर ने तलब किया हुआ था, वो अचानक वो ख़त्म कर दिया, नहीं जी इजलास नहीं होना, हम अगे डेट पावेंगे। वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं जनाब रूसों आते तो करते हैं गल थोड़े नाल। 14 फरवरी को सदर साहब ने ज़राए के मुताबिक ये इजलास बुलाया था। इजलास की मौजूदगी में आर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, ये सबको पता है। इन्होंने क्योंकि असम्बली के अंदर तो ये शोर शराबा जो है ये तो बर्दाश्त ही नहीं करते ना, ये तो चाहते हैं कि जनाब गलियाँ हो जान सुंजियाँ बच मिर्ज़ा यार फिरे तो कल्ले असी होइए और कोई ना होवे, इसलिए इन्होंने इजलास किया मुलतवी। अच्छा ये एक और भी चीज़
मादी में भी बहुत सारी मिसालें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जिस हुकूमत ने मुखालफिन को दबाने के लिए जो कानून बनाया ना, बाद में वो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। वो ज़मानत का केस हो, मुलज़िम का अदालत में हाज़िर होने का यकीनी लाजमी हाज़िर होने का केस हो, कोई भी मामला हो, टूटी चोरी का केस बना दिया कसूरियों पे, मज चोरी का मुकदमा बन गया चौधरियों पे, चोरी ज़रूरलाही पे, और बाद में इसी तरह के मुकदमात, ये छोटे छोटे मुकदमात बनाए, उन्होंने एक बड़ा मुकदमा बना दिया, कत्ल का मुकदमा बना दिया। अल्लाह रहम करे। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये कानून शुरू बना रहे हैं, कल को ये कानून इन्हीं के खिलाफ एक तो इस्तेमाल में, दूसरा जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ऐसे ये कानून बना जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, तो आने वाली हुकूमतें जो उससे फ़ायदा उठाएंगी। ये जो कानून अगर बन जाता है, आर्डीनेंस तो खैर 120 दिन का है, उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है आर्डीनेंस या मंजूर करवा लेते हैं ये पार्लियामेंट से, फिर तो ये नहीं कि जो आने वाली हुकूमतें होंगी वो इसको जल्दी छेड़ेंगी नहीं, काफ़ी अर्सा पड़े। अब आप देखें ना, वो मुशर्रफ ने एक कानून बना दिया था कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि सदर की प्रायर परमिशन के बगैर वो नहीं हो सकता। पहले सदर कहेगा ठीक है जनाब तुझे इस कानून तरमीम कर लो। वो कितने अर्सा तक रहा, 18वीं तरमीम तक, जब तक इनके पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का मामला ठीक नहीं हो, वरना जरदारी साहब एक नोटिफिकेशन निकाल देते जनाब इसमें तरमीम कर लें, तो वो ख़त्म हो जाता और नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर हो जाता। बहरहाल अब इसी पे मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, ये कि बहुत सारे कवानीन पहले से ही मौजूद हैं। मसलन ये जो कहते हैं जनाब किसी की हत्या करना, तज़हीक करना, देखना जो डिफेमेशन का कानून है वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी एक जुर्म है। एक तो होता है ना कि वो हर्जाने का दावा दायर कर देते हैं कि जनाब मेरी इन्होंने हत्या की है, मेरे माशरे में बेइज्जत कर दी है, मुझे ये कर दिया वो कर दिया। एक फौजदारी जुर्म भी है, वो सिविल मैटर की तरफ तो चले थे ना, जैसे शहबाज शरीफ ने, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ किए हुआ है, इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ किया हुआ है। लेकिन ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 499 है उसके तहत भी ये जुर्म है। 499 में उन्होंने ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और 500 में इसको ये उन्होंने बताया कि जनाब कितना जुर्माना हो सकता है जनाब, 2 साल कैद हो सकती है और फिर जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये पहले से मौजूद है। इन्होंने ये जो मैं अर्ज़ किया मैंने, इन्होंने कर दिया 5 साल। अच्छा, उसमें ना बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई बंदा चोरी फ़र्ज़ करे, किसी की गाड़ी चोरी होगी, उसमें कानून में लिखा हुआ है तशरीह में, गाड़ी चोरी होगी और वो बंदा, सारे लोग खड़े हैं अंदाज़ा लगा रहे हैं गाड़ी कौन चोरी करके ले गया, यार हमजा तो गाड़ी चोरी नहीं कर सकता, हुआ भी कह देते हैं हमजा। तो हमजा जो है वो हत्या के इज़्ज़त का दावा कर सकता है। वो इस कानून के तहत जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 499 के तहत वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, फौजदारी, ये कानून में लिखा हुआ। अब ये जो लेके आए हैं, देखें अदलिया के ख़िलाफ़ अगर कोई तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू करता है बंदा, तो वो तौहीन अदालत का कानून मौजूद है उसके तहत, और आइन में भी मौजूद है। और अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, रियासत के ख़िलाफ़ बात करते, बहुत सारे कानून है, बगावत का कानून है, रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों का कानून है, और फिर लोगों को उकसाना हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़, इससे मतलब भी कई कानून मौजूद हैं। लेकिन ये कहते नहीं असी तो पढ़ना है सोशल मीडिया ने, असी तो पढ़ना सईद चौधरी ने, या इस जिन्ने भी है मछंदर सारे ने पढ़ो ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ सच्ची गल्लां करते रहते हैं और गल्लां करते रहते हैं साढ़े, और फिर वो कहते हैं जनाब ये ना करें। अच्छा, ये गला घूमना जो प्रेस का, ये कोई आज से नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान के बाद से, अंग्रेज़ों के दौर में भी था और क़याम पाकिस्तान के बाद भी बड़ी देर तक रहा। अयूब खान साहब ने वो नेशनल प्रेस ट्रस्ट बना दिया, 1964 में शायद बना, और सारे अखबारात जो थे, जितने भी बड़े बड़े अखबारात थे, मशरक़, अमरोज़, पाकिस्तान टाइम्स और मगरबी पाकिस्तान, जितने भी अखबार थे वो सारे हुकूमती कंट्रोल में चले गए ये ट्रस्ट के तहत। और फिर जनाब उन्होंने प्रेस एंड पता नहीं कौन सा एक आर्डिनेंस भी बनाया, वो यही उसका मकसद ये था इनको कंट्रोल करना है, और फिर वो कंट्रोल किया उन्होंने। अच्छा, अब इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ अपोजिशन जमातें इसकी बड़ी अब करेंगी कि जनाब ये
खत गड़बड़ होगी, ये हो गया, सहाफत का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ये कर दिया, अवाम के फलां फलां हकूक़ हक़ के इंफॉर्मेशन का हक़ और इंफॉर्मेशन देने का और लेने का सारे हक़ ख़त्म जनाब, ये क्या आप कर रही है हुकूमत। उस वक्त भुट्टो साहब जो थे पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने अपने मंशूर में ये चीज़ शामिल की थी कि मैं जो नेशनल प्रेस ट्रस्ट है इसको तोड़ दूंगा, आके ख़त्म कर दूंगा, कंट्रोल ख़त्म कर दूंगा अखबारात पे। उस वक्त भी सहाफ़ी जो है वो बगावत करते थे, बाकायदा खबरें छप जाती थी फिर। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने देखा यार ये तो बड़े फ़ायदे का सौदा है, उन्होंने नहीं तोड़िया। और फिर ज़िया हक साहब आए तो लोगों का ख्याल था शायद ख़ास तौर पे निज़ामी साहब और नवाब वक्त वाले वो बड़ा कह रहे थे जनाब ज़िया हक साहब शायद, लेकिन वो आमरीत में कहाँ टूटते हैं, आमरीत में तो सेंसरशिप और भी सख्त हो जाती है। वो तो बाकायदा वहाँ फौजी अफसर जो है वो कापी चेक करते थे अखबारात की, वो भी गया। इसमें थोड़ा सा अगर किरदार अदा किया ट्रस्ट तोड़ने में, जो कंट्रोल करता था अखबार, वो एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पसंदीदा वज़ीर-ए-आज़म में से कौन है, तो मैंने जिनेजो का नाम लिया। जिनेजो साहब में 1988 के राउंड अबाउट कोई कोशिश की, यानी पहला कदम उठाया इसकी तरफ कि इन्हों यार ख़त्म करिए। अच्छा ये लंबा हो गया बहुत ज़्यादा एक ही मौजू। तो अब इन्होंने जो पहले जो कानून बनाया हो तो उसमें भी था इज़्ज़त वक़ार के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनमें शामिल किया होता, उसमें 10 लाख तक जुर्माना, 3 साल तक कैद थी। अब इन्होंने उसको कर दिया 5 साल कैद। पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले चैनल है ना, जो पैमरा से लाइसेंस लेके आते हैं, उन पे इसका इतलाक़ नहीं होता था। अब मेरे ख्याल उनको ही पकड़ेंगे। और बहुत सारे कवानीन जो मेरे पास पड़ा है, पाकदामनी के ख़िलाफ़ जराइम उसका भी है, वो गंदी वीडियोस बच्चों की बच्चियों की, वो अगर कुछ चढ़ाए तो 7 से 5 साल तक सज़ाएँ हैं। उसमें भी मुवासलाती आदमी को रद्द बदल करे उसमें सज़ाएँ हैं। उसमें बहुत सारी शिकें जो 2016 वाला एक्ट है जिसमें ये तरमीम कर रहे हैं। लेकिन अब ये पकड़ना चाह रहे हैं सिर्फ हम जैसे लोगों को। अभी एक तो बात नहीं थी, मैंने बता दी कि जनाब वो असम्बली का इन्होंने इजलास मुलतवी करके ये आर्डीनेंस जारी करने के लिए। दूसरा जो मैंने जिक्र किया, बहुत सारे कवानीन इन्हीं जराइम से मुतल्लिक़ पहले से मौजूद है, पीपीसी में है। पीपीसी तो इतनी मुफस्सल आप कानून की किताब है कि अगर आप किसी की तरह मुँह करके थूक भी देते हैं तो वो भी एक जुर्म है। यहाँ तक छोटे से छोटे कत्ल तक तमाम उसमें चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक ही मैंने बताया ना 3-4 कवानीन का मैंने जिक्र किया है, उनमें भी सज़ाएँ हैं, इसमें भी सज़ाएँ हैं। वो इसमें FIA वाले पकड़ेंगे, उसमें पुलिस वाले पकड़ेंगे। वो अजीब सी एक खिचड़ी, यानी कि कानून इन्हें ज़्यादा बनाते, कानून ते कानून, कानून ते कानून, ये इन्होंने कर दिया हाल। और अमल दरामद है कोई नहीं। एक बंदा पकड़ा जाता है आपसे, वो उसकी तो आप अदालत से सज़ा नहीं दिलवा सकते। अदालतें परेशान हो जाती है, कहने कानून फट के ले की जुर्म कर देते इन्होंने। और वो बार बार रेहाम खान की किताब का जिक्र हो रहा है, बल्कि उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दोस्त ने लिखा हुआ था रेहाम को कि जनाब मुराद सईद साहब के चक्कर में ऐसा उनकी किताब मशहूर हो गई है। तो उसका हम जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जनाब इसको भी पकड़ो, ये जो नया 5 साल वाला है इसमें। अच्छा, अब खबरें ये हैं कि जनाब जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, या खुफिया मुलाकात थी। खुफिया क्या थी, कल हमारे वो 2-3 हमारे साफ़ी दोस्त हैं, इमदाद सुमरो को भी शायद पता था इस मुलाकात का, और भी कुछ लोगों को पता था। तो बहरहाल वो क्योंकि एक बड़े अखबार में छप गई है खबर, अब इस पर हुआ सारा दिन इस पर चलता रहा है। और जहांगीर तरीन साहब ने ना तरदीद की है ना तस्दीक, लेकिन ये कहा है कि ना मुझे तो मेरे जो ग्रुप है उसने मैंडेट दिया है कि आप किसी से बात करें, ये मुलाकातें होती रहती हैं, करेंगे और भी करेंगे वगैरह वगैरह। चलो, जहांगीर तरीन साहब का जो टिल्ट है वो मैंने पहले ज़राए से खबर आ गई थी कि नून लीग की तरफ उनके अरकान का है। इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और वो लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो PTI के हैं। और एक और खबर मैं दूँ, ये जो नून लीग वाले हैं इन्होंने अपने जो जगाधरी बड़े सियासतदान हैं, जो MP MNAs और इनके अहदेदारान हैं ज़िली सतह के, इधर उनका एक इजलास बुलाया। और उस इजलास में उन्होंने वो समझे शायद को मशावरत मशूबरत करनी है, तो उन्होंने बस सिर्फ एक सवाल पूछा, 1 लाइनर मीटिंग, नून लीग की 1 लाइनर मीटिंग। वो ये थी कि जनाब अगर कोई औखा वक्त आंदा नवाज शरीफ दे ऊपर या शहबाज शरीफ दे ऊपर, नवाज शरीफ पूछा तो उन्होंने, मैंने अभी या लगा के शहबाज को बीच में डाल दिए
تو کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا جناب تیار ہیں. انہوں نے کہا اوکے میٹنگ از اوور. میٹنگ اوور ہوگی. یہ اس طرح یہ اصل میں دیگر ارکان جو ہے نا پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ بھی وہ سودے بازی لین دین زیادہ تر وہ ملتان کی طرف سے یا جنوبی پنجاب والوں کے ساتھ سودے بازی ہوگی. یہ سینٹرل پنجاب والے جو ہیں وہاں تو پہلے ہی وہ کہتے رش اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے معاملہ کہ انہوں ٹکٹ دیں گے تو کیوں نہیں دیں گے. اصل میں یہ خان صاحب کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کریں گے جس سے خان صاحب کا جو مورال بھی ڈاؤن ہو اور ان کا جو مقبولیت وہ تو خیر ویسے نیچے جا رہی ہے. تو وہ ان کو کرنا چاہتے ہیں ٹکے ٹوکری. ابھی میری ایک نون لیگ کے بڑے جو بڑی اندر کی خبریں رکھنے والے اور ان کے وہ کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں, تو میں نے پوچھا کہ جناب کیا وہ کب کیا؟ وہ کہتے ابھی نہیں, ابھی کچھ نہیں. اور پھر سارا گفتگو چھوٹی موٹی ہوئی, بات چلی, پتہ یہ چلا کہ فارن فنڈنگ کیس جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ, وہ 1 مارچ سے اس کی وہ تیزی. خیال یہ ہے کہ مارچ کے پہلے دوسرے ہفتے تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. روزانہ خبریں آئیں گی. خان صاحب مزید وہ ہیں وہ نیچے جائیں گے, ٹکٹ ٹکوری ہوتے جائیں گے. اور پھر جب کوئی فیصلہ آتا ہے ان کے خلاف اگر آ جاتا ہے تو پھر رائے عامہ پہلے ہی ان کے خلاف بن چکی ہوگی. جناب جو چور تھے ان کو کہتے تھے آپ بڑا بڑا چور ہے یار, باہروں بھی پیسہ لے آ کے کھاندہ رہا. یعنی خان صاحب کو چاروں طرف سے وہ گھیر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مارچ میں کچھ نہ کچھ یہ کام جو ہے وہ ڈال دیں گے اپوزیشن والے. اور وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تقریباً گنتی پوری ہے, ہم اس لیے نہیں لا رہے کہ اگر ناکام ہو گئی, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ناکام ہو گئی تحریک عدم اعتماد تو خان نے تو اور ببر شیر ہو جانا. ٹھیک ہے نا, وہ ہن ہی نہیں باز آ رہے اپنے ہن بھی شیر ہی سمجھدا, لیکن پھر تو انہیں اپنے ببر شیر سمجھنا, پھر انہیں بڑھاتے پتہ نہیں سر نہ کی کرے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کئی آپشنز, ایک آپشن یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, ہم انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جناب استعفے دیو تو سارے شامل ہو جاؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ اتحاد کر دے گی 4-5 بندیاں کا ٹوٹل رول آئے گا. وہ کہتے ہیں ہم تعداد مزید یعنی کہ ہم اتنے اعتماد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف کہ 1% یا 0% بھی چانس نہ ہو, کہ 0% تو نہیں خیر ہوتا, 1% ہی ہوتا, 0.1 پوائنٹ کہہ لیں فیصد بھی نہ ہوئے چانس کے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. وہ اس لیے وہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر فارن فنڈنگ کیس کی طرف بھی ان کی نظریں ہیں, اس کا وہ کچھ کریں گے میرا خیال ہے 1 مارچ کے بعد, وہاں بھی کچھ جائیں گے دھرنے شرنے, وہاں بھی جا کے پریشر پوش ڈالیں گے وہ جو ان کے مدعی ہیں اس کیس کے فارن فنڈنگ والے. ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی ان کے کچھ جو لیڈران ہیں وہ چلے جائیں. بہرحال فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے, پی ٹی آئی کو احترام کا رشتہ ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جناب جو میرے ساتھ کیا ہے عمران خان نے وہی میں نے کرنا ہے. یہ اندر کی خبر ہے, یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, آج میں پھر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب. اور پھر ایک اور بات کہ اشارے شورے والی باتیں جو ہیں یہ وہ اشارے شورے جو ہیں وہ ان کی طرف سے وہ خان صاحب کی فیور میں نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.